नमस्ते, मैं सी उत्कर्ष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल FinTube पे। तो जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था हमारी इंडिपेंडेंट बिजनेस जीएसटी सीरीज़ के बारे में, तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जीएसटी से जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं जो आगे चल करके हमारे वीडियो इस्तेमाल किए जाएंगे और उन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा एनुअल टर्नओवर। इसका क्या मतलब है? एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है आपने साल भर में जितनी भी सेल करी होगी, जितनी भी बिक्री करी होगी, उसको जोड़ करके आपका एनुअल टर्नओवर बनता है। ये आप पिछले साल से भी निकाल सकते हैं, इस साल से भी निकाल सकते हैं। आपकी सारी की गई हुई सेल को आप जोड़ लीजिए तो उससे आपका एनुअल टर्नओवर आपको मालूम पड़ जाएगा। अगला टर्म हमारा आता है इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई करते हैं, जो भी बिक्री करते हैं, उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। पर जब आप अपने स्टेट से किसी अन्य स्टेट में जा कर के वो सप्लाई करते हैं तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही रह करके सारी सप्लाई करते हैं तो उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ अपनी सप्लाईज करते हैं तो उसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं। अगला टर्म हमारा आता है इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। इनपुट का क्या मतलब होता है? जब भी आप अपनी सेल्स में, अपने बिजनेस में कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं और उसे आगे बेचने का प्रयास करते हैं या उससे कुछ बना करके आगे बेचते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट गुड्स। वैसे ही इनपुट सर्विसेज होती हैं। जैसे आप किसी भाड़े के लिए भाड़े पर किसी ट्रक को लेते हैं या किसी गाड़ी को लेते हैं और उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं अपने माल को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, उसे हम कहते हैं इनपुट सर्विसेज। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपके लिए आगे चल के आसानी होगी हमारी अन्य चीज़ों पर, क्योंकि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसा कि शब्द में अपने आप समझ में आता है कि इनपुट पर मिला हुआ टैक्स जिसका आपको क्रेडिट मिलता है आपके जीएसटी पोर्टल पे। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक होलसेलर हैं और आप अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं कुछ माल खरीदने के लिए, तो वो आपको 100 रुपये का माल देता है, ये उसका प्राइस है। और उस माल पर, उस गुड्स पर आपका 10% टैक्स लगता है जीएसटी के अंदर। तो अगर 10% टैक्स लगता है तो उस एक वस्तु का टैक्स हो गया 10 रुपये। तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को 110 रुपये देंगे और वो आपको वो माल दे देगा। अब आपके पास ये माल आ गया, इसका मूल्य प्राइस था 100 रुपये और इस पर टैक्स आपने जमा करवाया 10 रुपये। अब जब आप इसी वस्तु को अपने रिटेलर को बेचेंगे तो अगर आपने ये माल 100 रुपये का खरीदा था, जो उसकी मूल्य थी, टैक्स को हम अभी किनारे कर देते हैं, तो आप इस पर अपना कुछ प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। मान लीजिए वो प्रॉफिट है 10% का, तो इस पर आपका प्रॉफिट जुड़ गया 10 रुपये, जो ये प्रॉफिट है। तो आप अपने रिटेलर को क्या प्राइस बताएंगे? वो होगा 110 रुपये। अब जैसा कि इस पर टैक्स लग रहा था 10% का, तो आपका रिटेलर क्या टैक्स देगा? 110 का 10% यानी 11 रुपये। अब ये टैक्स आपका रिटेलर आपको देगा जो आप सरकार को जमा करवाएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जमा करवाना है 11 रुपये और पहले ही आप अपने होलसेलर को, अपने मैन्युफैक्चरर को 10 रुपये देकर के आए थे टैक्स का। तो वो टैक्स पहले ही जमा हो चुका है, इसलिए उस टैक्स को यहाँ से हम हटा देंगे। जो ये टैक्स हमने हटाया इसे ही हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने जो भी टैक्स दिया होगा पहले अपने होलसेल मैन्युफैक्चरर को, जब आप अपने रिटेलर से वो टैक्स लेकर के सरकार को देंगे तो उससे ये टैक्स एडजस्ट हो जाएगा और आपको बचा हुआ टैक्स ही देना पड़ेगा, जो कि बनता है आपका 1 रुपये। ये होता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। पांचवा और आखिरी टर्म जो हमारा आता है वो है ई कॉमर्स बिजनेस का। ई कॉमर्स जैसा कि नाम में छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के तहत किया गया हुआ बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस कहलाता है। जैसे आप अगर
फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं और वहाँ से अपना माल बेचते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर गिनते हैं। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सभी बिंदुओं पर अप्लाई करना पड़ता है सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी के अंदर मेनली जो मुख्य रजिस्ट्रेशन हैं वो दो हैं, नॉर्मल और कॉम्पोजिशन। इसके अलावा भी अन्य कई तरह के रजिस्ट्रेशन हैं जिनको हम पहले कवर कर लेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ गिने चुने दिनों के लिए काम करता है, व्यापार करता है, कहीं जा करके एग्जीबिशन करता है, किसी मेले में जा करके अपना स्टॉल लगाता है, वहाँ पर अपनी वस्तुओं को बेचता है। तो वो निर्धारित समय के लिए होता है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी निर्धारित समय के लिए लेना पड़ता है, 3 महीने या उससे कम। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं और इसमें एक मुख्य चीज़ ये होती है कि आपको कुछ निर्धारित या अनुमानित कर आपको पहले ही सरकार को जमा करवाना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी चीज़ ये क्या होती है कि आपको टैक्सेबल सप्लाईज करनी होती है जिन पर टैक्स लगता हो और आप इन सप्लाईज के लिए टैक्स भी देना चाहते हैं सरकार को और आप चाहते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन मिले, तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु आता है, टाइप्स आता है, वो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का। ये भी एक तरह से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से ही जुड़ा हुआ होता है। इसमें बस फ़र्क इतना होता है कि ये फॉरेनर्स के लिए होता है, जो हमारे देश से बाहर हैं, वो जब आकर के हमारे देश में व्यापार करते हैं कुछ निर्धारित समय के लिए, तो उन्हें ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और जिनका कोई परमानेंट मतलब पहले से ही निर्धारित कहीं जगह नहीं होती, वो आकर के कहीं भी एग्जीबिशन लगा सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अगला रजिस्ट्रेशन हमारा आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ये सारे रजिस्ट्रेशन बहुत ही गिने चुने होते हैं, मतलब आम प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम इनको कुछ कवर करके आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको इनके बारे में हमसे और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पेन कर सकते हैं, हम आपको इनके बारे में और भी जानकारी देते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगला रजिस्ट्रेशन होता है हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ये एक तरह से मान लीजिए हमारा हेड ऑफिस होता है, जहाँ पर आपको जितना भी क्रेडिट मिलना है वो आप इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद अपने अलग अलग रजिस्ट्रेशंस में इसको बांटते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं जो अलग अलग राज्यों में अपना अपना ऑफिस चलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी में भी काम करते हैं, एमपी में भी काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी काम करते हैं, तो हम अलग अलग आईटीसी ना बुक करके एक निर्धारित जगह पर एक हेड ऑफिस में आईटीसी बुक करते हैं और उसको हर स्टेट में बांट देते हैं। इससे सहूलियत होती है आईटीसी के कैलकुलेशंस में, हमारी प्रक्रिया थोड़ी सी सरल हो जाती है, हमें पता होता है कि कितना आईटीसी मिला है, कितना नहीं लेना है, क्या कैसे बांटना है। अगला रजिस्ट्रेशन हमारा आता है टीडीएस और टीसीएस का। टीडीएस टैक्स डिपॉजिटेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पहले टीडीएस को समझ लेते हैं। टीडीएस क्या है? टीडीएस में क्या होता है? जैसे आप कोई सप्लाई करते हैं तो आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं और वो जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को दे देता है, सरकार को दे देता है। टीडीएस में क्या होता है? जैसे ही आपको सप्लाई करी सप्लायर ने और आप उसको पैसे देने वाले हैं, पर आप कुछ पैसे काट लेते हैं और आप कहते हैं कि हम सरकार को ये खुद देंगे, वो होता है टीडीएस। जब एक रेसिपिएंट जिसको सर्विस मिल रही है, सप्लाई मिल रही है, जो माल खरीद रहा है, वो पैसे काट ले और सरकार को जमा करवाए। इसका उल्टा होता है टीसीएस। टीसीएस में क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ पर वो क्रिया हो रही है, जहाँ पर बिक्री हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। जब आप किसी सप्लायर के पास जाते हैं अपने गुड्स को लेने, तो वो आपको कहता है कि आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करिए। वो आपसे टैक्स पहले कलेक्ट कर लेगा और उसको जमा करवा देगा सप्लाई होने से पहले। हमारा आखिरी रजिस्ट्रेशन होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन। ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या मतलब है? जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ईबे है, ये एक ई कॉमर्स साइट को चला रहे हैं, लोग इनसे जुड़ते हैं, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इनके पास बहुत सारे डेटा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे इनको बिक्री और व्यापार करना होता है। तो इनके लिए सरकार ने अलग नियम बनाए हैं, इनको नियमानुसार अलग तरह से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, अलग जानकारियाँ देनी होती हैं, अलग ब्यौरा देना होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन उनके लिए आता है। अब
इनकी बात खत्म करते हुए हम चलते हैं अपने मुख्य 2 रजिस्ट्रेशन की तरफ। सबसे पहला आता है हमारा रेगुलर रजिस्ट्रेशन। रेगुलर मतलब क्या? ये जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, जो एक मुख्य धारा है जीएसटी की, जिसमें आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसको रेमिट करते हैं, आगे देते हैं, आप अपने आईटीसी को बुक कर सकते हैं, आप नॉर्मल सप्लाईज करते हैं। ये होता है नॉर्मल प्रकार का रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके एलिजिबिलिटी कैसे निर्धारित होती है? आपके टर्नओवर के ऊपर, जिसके बारे में हमने बात करी, आपके एनुअल टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, कहीं कहीं पर 10 लाख से ऊपर है, जो कि जीएसटी में दिया हुआ है कि अलग अलग राज्यों के लिए, और आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है अगर आपका टर्नओवर क्रॉस करता है तो। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। तो अब हम अगले रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, जो है कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। ये एक सरल प्रक्रिया है जो हमारे छोटे व्यापारियों के लिए की गई है, जिसमें आपको अपने निर्धारित टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज देना पड़ता है एज अ टैक्स। आपको हर बार रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप तब ले सकते हैं जब आपका टर्नओवर एक निर्धारित लिमिट से नीचे हो, तभी आपके ऊपर ये अप्लाई करता है, वरना आप इसे अवेल नहीं कर सकते। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं भरना, आपको बार बार रिटर्न नहीं भरने हैं, आपको टैक्स एक निर्धारित अमाउंट देना है, तो इससे आपकी प्रक्रिया सरल हो जाती है। आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, किसी अकाउंटेंट की या लॉयर की। तो ये आपको सरल तरह से काम करता है। इसकी कुछ खामियां हैं, जैसे कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी राज्य में जाकर के माल बेचना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, आपको इसमें आपका इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता है। आप अपने कस्टमर को जीएसटी पास ऑन नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस में आप अपना जीएसटी फॉर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एक्सपैंड करना है, अन्य राज्यों में जाना है, तो वो आप नहीं कर सकते, जैसा हमने आपको बताया। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। इसकी एलिजिबिलिटी ऐसी है कि अगर आप एक निर्धारित टर्नओवर से ऊपर क्रॉस करते हैं, जो कि 1.5 करोड़ है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में व्यापार करते हैं, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं टोबैको के, आइसक्रीम्स के, या आप रेस्टोरेंट सर्विस चला रहे हैं, तो आप इसको अवेल नहीं कर सकते हैं। और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, अगर आप अन्य राज्यों में सप्लाई करते हैं, तो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अब हम टैक्स रेट की बात करें तो इसमें टैक्स रेट ट्रेडर है तो 1% है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके लिए 2% है आपके टर्नओवर का। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपके लिए 5% बनता है। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे हर तरह के रजिस्ट्रेशन। जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं हमने आपको उनके बारे में बता दिया। अगर आपके इस विषय में कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको जानकारी सही लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे ताकि आपके लिए बिज़नेस को समझना और उसको जानना आसान रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।